नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। आज मेरी ये 11वीं क्लास होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्यारे साथियों, ये सीरीज हमने विशेष तौर पर सभी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए बनाई है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीएससी की, आपका समय बचेगा। कठिन विषयों को हम बहुत आसानी से समझा देते हैं। नोटबुक बना के उसमें हर चीज़ नोट जरूर कीजिएगा। वैसे हम पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए दे देते हैं। शुरू करें आज का एनालिसिस। तो आज का जो हमारा पहला एनालिसिस है 11वें सत्र का, डेंजर्स ऑफ अनसाइंटिफिक लॉकडाउन। हिंदू अखबार से हम लेकर हाजिर हैं आज का पहला एडिटोरियल। ये आपको रेलेवेंट रहेगा प्रीलिम्स के लिए, जीएस2, जीएस3 और ऐसे पेपर के लिए। याद रखिएगा, जो कुछ आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इसमें मिलने वाला ज्ञान और इनपुट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह काम आता है। कभी भी ये मत सोचना कि ये ज्ञान मेरे किस काम का। जिसने ऐसा सोचा कि वो एग्जाम में पीछे हुआ, हमेशा याद रखना, जहां से ज्ञान मिले उसे लें और उसे अपने नॉलेज बेस में समृद्ध करते चलें। डू यू अग्री विथ माई पॉइंट और नॉट? प्यारे दोस्तों, हमारा पहला एडिट में ऑथर क्या कहता है, एडिटर कहता है, स्टॉपिंग द सर्च। पिछले 2 दिनों में क्योंकि कोविड के केसेस फिर से कुछ राज्यों में बढ़ना शुरू हुए हैं, तो इस बढ़त को रोकना होगा। बहुत तेजी से हमारे राज्यों ने अनलॉकडाउन करना शुरू कर दिया है और सेकेंड कोविड वेव के बहुत ही भयानक अनुभव के बाद पूरा अप्रैल और पूरा मई भारत भर में हमने किस तरह मौतों का एक पूरा सिलसिला देखा, लाशों का अंबार देखा। तो सभी डरे हुए थे, लोग भी बहुत डरे हुए हैं और सब तरफ लॉकडाउन थे। अब धड़ 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 सारे लॉकडाउन खुल गए हैं। बहुत सारे जिले पूरी तरह से खोल दिए गए, लेकिन कुछ राज्य और कुछ जिले तो एकदम अतिरेकी हो गए हैं, एक्सट्रीम पे चले गए हैं। दे आर अलाउइंग नियरली एवरीथिंग टू ओपन इन एरियाज विद लो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। तो जहां जहां टीपीआर कम हो गया वहां बोलते हैं खोल दो भाई, अब दिक्कत क्या है। ऐसा करने वाले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिशियंस एक चीज को ओवरलुक कर रहे हैं और वो है म्यूटेटिंग वायरस, जैसे कि डेल्टा प्लस। सिटीजन जो हैं एक्चुअली बहुत थक चुके हैं। सिटीजन्स ने इतना मौत का तांडव देखा और इतने घर में बैठे बैठे जो लोग जिंदा बचे हुए हैं वो सब इतने बोर हो चुके हैं कि अब एक बेसिक इंसानी फ्रीडम जो होती है कि भाई सड़क पे चल रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, पार्कों में घूमने को मिल रहा है, टूरिज्म के मौके खुल रहे हैं, तो लोग इस नई प्राप्त स्वतंत्रता का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है दोस्तों। मुझे भी ऐसा फील होता है, आपको भी ऐसा फील होता है। लेकिन भाई मैं तो कम से कम ये इंश्योर कर रहा हूँ कि घर के बाहर निकलता हूँ तो 2 मास्क लगाए बिना तो निकलता ही नहीं हूँ, सैनिटाइजर लेके ही निकलता हूँ। और किसी भी बंद एयर कंडीशनड कमरे में या हॉल में तो मैं जाता ही नहीं हूँ। अरे इसी से तो सेकेंड वेव आया था। आप बात समझे कि नहीं? बस यही आपको भी ध्यान रखना है। लेकिन ऑथर कहता है कि ये जो स्वतंत्रता का एक पूरा जश्न चल रहा है अनलॉकडाउन के सेंस में, मैंने काफ़ी केयरफुली वो वर्ड यूज़ किया अभी, ये कहीं फिर से देजा वू मोमेंट हमारे लिए ना बन जाए, जैसा कि जनवरी फरवरी 2021 में हुआ जब हमने सेलिब्रेट किया कि हमने वायरस को क्रश कर दिया है। देजा वू मोमेंट का मतलब होता है आपको फिर याद आएगा बाद में कि ऐसी चीज़ पहले भी हो चुकी है। द डेंजरस डेल्टा वेरिएंट एंड द डेल्टा प्लस वेरिएंट, जहां जहां भारत की आबादी अनवैक्सीनेटेड है और 75% से ज़्यादा आबादी तो आज भी अनवैक्सीनेटेड है, उन सबको इन वायरसेस के वेरिएंट से बहुत खतरा है। सीनियर सिटीजन्स को तो खतरा है ही है, और जिनकी इम्यूनिटी खराब है उनको भी दिक्कत है, और बच्चों को भी। इम्यूनिटी खराब होने से मतलब है कि भाई जो कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं, या जो डायबिटिक लोग हैं, या जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं भारत में। द म्यूटेशंस इनटू डेल्टा प्लस इज वेरी क्लियर मैसेज, विजिलेंस इज द की। जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये तो ट्रैफिक पुलिस का स्लोगन हो गया दादा। द एक्सीलेंट नॉलेज बेस दैट एग्जिस्ट नाउ, केवल 15 महीने में दुनिया के वैज्ञानिकों ने इतना नॉलेज बेस इकट्ठा कर लिया है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी, उससे क्या कर सकते हैं, फाइनली ट्यून्ड रीओपनिंग हो सकती है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अपनी रणनीति भारत में अलग अलग बना सकता है। लेकिन WHO की जो राय है वो बड़ी सही है। आप 3 C's को अवॉइड कीजिए। क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भरी जगह, क्लोज कॉन्टैक्ट, लोगों के बहुत करीब आना, कन्फाइंड एंड एनक्लोज स्पेसेस। जिसने क्राउडेड प्लेसेस, क्लोज कॉन्टैक्ट, कन्फाइंड स्पेसेस को अवॉइड कर लिया, उसने कोविड को अवॉइड कर लिया। मेरी बात ध्यान रखना और अपने पूरे परिवार को ओरिएंट करो भैया। और जहां ये 3 मिल गए कि एक हॉल है एयर कंडीशनड, उसमें 300 लोग ठूंस दिए और वो भी मास्क पहने हुए नहीं, अगला सुपर स्प्रेडर इवेंट वहीं होगा। बच के भाग लेना बेटा पहले ही। तो जितने भी ये डाइन इन रेस्टोरेंट्स हैं या सोशल इवेंट जो लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सरकार को उसको बैन करना चाहिए। मैनी आर नॉट इवन वेयरिंग मास्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और सरकारें मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन अब कर ही नहीं रही हैं, ये इंसिस्ट करते हुए कि पहनो पहनो पहनो। तो ये हम नहीं करेंगे तो फिर से आ जाएगी थर्ड वेव। फॉर एवरीवन टू गेट वैक्सीनेटेड इज अ लॉन्ग टाइम अवे। अभी 6 महीने तो मिनिमम लगेंगे ना, खुद सरकार ने बोल दिया है। तो तब तक इकोनॉमी को बहुत
जिंजरली धीरे धीरे ओपन करना जरूरी है और इसके लिए हर लोकल लेवल पर एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की हालत पहले भी खराब थी, आज भी खराब है कंपेयर टू अर्बन। और पहले डोज में भी ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत आबादी का जिनको डोज मिला है काफी कम है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट आगे बढ़ के बोल रही है कि थर्ड वेव आएगा, लेकिन अभी भी दोस्तों जो रास्ता है हमारे लिए सुरक्षा का वो अभी लंबा है और हम सबको बहुत बहुत सावधानी रखनी है। इस पहले वाले को आप समराइज कीजिए, आप किस जिले के हैं और वहां कोविड की परिस्थिति क्या है, कृपया हमें बताइए। और आप कौन से 3 प्रिकॉशन लेते हैं या नहीं लेते वो भी बताओ। सेशन को लाइक और शेयर कर लेना। आज का दूसरा एडिट बड़ा मजेदार है, लाइट हार्टेड है, क्रिकेट के ऊपर है। प्रीलिम्स में इस तरह का जीके और करंट अवेयरनेस कहीं ना कहीं काम आपको आ सकता है, इसलिए हमने इसको लिया है। फर्स्ट टेस्ट वर्ल्ड कप अपडेट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इनॉग्रल कंपटीशन थी, आपको पता ही है। आईसीसी, क्या फुल फॉर्म है आईसीसी का, क्या फुल फॉर्म है बीसीसीआई का, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन 5 साल पहले दिया था। वो क्या डिसीजन था, उसके क्या मायने थे, ये मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे कमेंट थ्रेड में आप बताएंगे बीसीसीआई को लेकर कौन सी कमेटी बनी थी 6 साल पहले, उसने एक रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट लागू की थी। ये सारे सवाल आपको पता होने चाहिए, तो बताइएगा। तो भैया आईसीसी ने ये सोचा कि हम वनडे इंटरनेशनल के लिए, T20 के लिए, सबके लिए इतनी सारी चैंपियनशिप करवाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए तो चैंपियनशिप ही नहीं होती। इसीलिए तो इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई और उसमें इंडिया न्यूजीलैंड को सिर्फ एक टेस्ट मैच के जरिए विजेता घोषित होना था। और इसी को लेकर विराट कोहली ने बाद में कहा, यार ये तो बड़ी गलत बात है, तुम एक ही टेस्ट से कर रहे हो, कम से कम 10 टेस्ट मैच तो रखो। नहीं 10 नहीं, मतलब 2 से 3 रखो। तो ये इनॉग्रल चैंपियनशिप थी। अब इसी में जो है बारिश वगैरह रही, सब रहा और रिजर्व 6 डे को इसका फैसला हुआ। न्यूजीलैंड यानी कि जो ब्लैक कैप्स थे, उनकी एक बड़ी शांत और शालीन स्टाइल है खेलने की, वो जीत गए। और केन विलियमसन जो है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। भारत की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन दोनों इनिंग में अच्छा स्कोर कर गए। ट्रॉपिकल सन, हीट, एब्रेसिव पिचेस भारत जैसे तो थे नहीं, लेकिन ब्रिटेन में इंग्लिश वेदर कंडीशंस जो होती हैं क्रिकेट की, लगभग वही की वही थी। इंडियन बैट्समैन कुडंट डू वेल क्योंकि ब्लैक कैप्स ने उनको बहुत अच्छे से कंस्ट्रेन कर दिया। बाउंस अच्छी, लेटरल मूवमेंट अच्छा। भारत का जो ग्लोरियस क्रिकेटिंग मोमेंट रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो पाकिस्तान से लड़ते समय क्रिकेट में हम जब जीते, उसके अलावा 1983 का जो वर्ल्ड कप विक्ट्री जिसमें कपिल देव ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, मुझे आज भी याद है। मैं तब एक टीनेजर था और मुझे याद है कि भारत की जब इनिंग्स खत्म हुई थी तो हमारा स्कोर बहुत ही कम बना था, तो सब निराश होकर बाहर आ गए, घर के रोने लग गए थे कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद जब भारत ने बॉलिंग शुरू की और जब एक एक करके उनके विकेट गिरने लगे, गॉर्डन क्रिनिज ने जब बिशन सिंह बेदी की या अमरनाथ किसकी गेंद थी उसको उसने लीव किया और वो गेंद घुस के अंदर आ गई और उनका स्टंप उखड़ गया, वहां से जो कहानी बदलना शुरू हुई तो भारत तो वो मैच जीत गया। मतलब वो क्रांति थी भारत के लिए। पूरा भारत जो है उस वक्त 1983 में ऐसा जोश में सराबोर हुआ, मैं आपको बता सकता हूं कि उतना जोश क्रिकेट को लेके भारत में कभी नहीं आया। और द वेरियस बैटल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया से तो भारत के 20 साल में कितने युद्ध हो गए। बट नाउ इवन द मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड हैव अक्वायर्ड अ सडन फ्लेवर। और अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की बात करें, वर्ल्ड कप 83 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई की बात करें, लेकिन अब हमारा न्यूजीलैंड के साथ भी जो मैचेस हो रहे हैं वो भी अपने आप में बड़ा स्ट्रांग फ्लेवर लेके हो गए हैं। और आईसीसी चैंपियनशिप ने ये करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। पहले क्या होता था कि न्यूजीलैंड की टीम को बोला जाता था कि अच्छी टीम है, चलो बढ़िया, आ जाओ बेटा, आ जाओ खेल लो। ब्राइड्समेड होती थी, मतलब कोई ऐसा जो कभी जीत नहीं पाता था। लेकिन अब ये सब जो है पुरानी बातें हो गई, समय बदल गया, नए नए चैलेंजर आ गए। तो भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2013 में जीती थी और ऑस्ट्रेलिया को 2021 में अभी हराया भी था। तो अब समय है थोड़ा आराम कर लें और बायो बबल में घुस के अब अगली लड़ाई की तैयारी करें। मजा आया आपको? तो प्यारे दोस्तों, आपको क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा पसंद है, जरूर बताइए। आज का हमारा तीसरा एडिट जो है रूरल इकोनॉमी कैन जंप स्टार्ट अ रिवाइवल, प्रीलिम्स, GS 2-3 और ऐसे में बहुत यूजफुल होगा। प्रोफेसर हिमांशु ने ये लेख लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं। फिस्कल सपोर्ट फॉर रूरल फार्म सेक्टर एंड रूरल नॉन फार्म सेक्टर। याद रखिएगा, जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है रूरल नॉन फार्म सेक्टर यानी ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, ये बड़ा वाला हिस्सा है। दूसरा होता है रूरल एग्री सेक्टर यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र, ये छोटा वाला हिस्सा होता है। एग्री छोटा है नॉन फार्म से, ध्यान रखिएगा मेरी बात। और अब हमें प्रोफेसर हिमांशु बताएंगे कि भैया यहां से आगे अब क्या करना है।
जैसे जैसे सेकंड वेव हमारे यहाँ स्लो होती जा रही है, हमारे राज्य ओपन होते जा रहे हैं और इकोनॉमिक रिकवरी का चैलेंज अपनी जगह बना हुआ है। एक्चुअली हिमांशु कहते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी करवाना इस हेल्थ पैंडेमिक की हेल्थ चुनौती से बड़ी चुनौती होने वाली है। ये आने वाले महीनों में, सालों में हमें दिखाई देगा। एनएसओ जो कि मॉस्पी में आता है, आप सभी जानते हैं अच्छे से, मॉस्पी भारत का एक बहुत ही शानदार संस्थान है। और एनएसएसओ ये हमारे यहाँ 1950-60 से सर्वे करते चला आ रहा है। तब से स्टैटिस्टिक्स की भारत में जो क्रेडिबिलिटी है, दुनिया ने उसको माना। इनफैक्ट एडवर्ड डब्ल्यू डेमिंग ने तो, क्वालिटी गुरु ने 1960 में दुनिया में बोला था दोस्तों कि भारत जैसा डेटा कंपाइलेशन कोई देश कर सकता है इतना बड़ा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। वो अमेरिका का आदमी था, सोचिए। The NSO figures for 2021 at 7.3% GDP growth may not be correct. इनफैक्ट ये तो सभी जानते हैं, अगर आपने प्रोफेसर अरुण कुमार के बारे में सुना है, कितनों ने सुना है? बड़ी प्यारी लंबी लहराती सफ़ेद दाढ़ी है भाई साहब की, और वो थे जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन वाले ही दिन बोल दिया था कि ये डिसीजन गलत हो गया। और ये वो हैं जिन्होंने कहा है कि भारत का एक्चुअल इन्फॉर्मल सेक्टर का श्रिंकेज इतना ज़्यादा हुआ है कि सरकार ने उसको इग्नोर ही कर दिया है। वही बात हिमांशु यहाँ कह रहे हैं। मैं आपको लिंक्स जोड़ के बता रहा हूँ कि ये जो 7.3% बोला, दरअसल ये अंडर एस्टिमेशन है। क्योंकि अंडर एस्टिमेशन इन द सेंस कि डिस्ट्रेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर नहीं लिया गया। भारत का जो अनौपचारिक क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें जो श्रिंकेज हुआ है, अगर आप उसको पूरी तरह से लेते तो ये 7.3% का ग्रोथ का फिगर जो है प्यारे दोस्तों, ये श्रिंकेज का जो फिगर है कि हम -7.3 से श्रिंक हो गए, ये और ज़्यादा आता, शायद ये 8, 9, 10, 11% का श्रिंकेज आता। समझ में आ गया आपको? ये कॉन्ट्रैक्शन का फिगर है, हाँ, 2000 का, याद रखिएगा। प्रायर टू द पैंडेमिक अराइविंग इन मार्च 2020, 2017 से ही भारत की इकोनॉमी का स्लो डाउन शुरू हो चुका था। हम जहां 2016-17 में 8.3% से ग्रो किए थे, 2019 आते आते हमारा ग्रोथ केवल 4% का रह गया था। अब जब इस तरह से इतनी बड़ी इकोनॉमी में ग्रोथ का रिसेशन आता है तो नौकरियां कम होती हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, इनकम के लेवल कम होते हैं। और इतनी बुरी परिस्थिति के बाद आया पैंडेमिक, जिसने पूरी इकोनॉमी को पकड़ के सिकुड़ दिया। ये जो श्रिंकेज हुआ हमारा 2020-21 में, वो पैंडेमिक से तो हुआ ही हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो पिछले 4 सालों में हुआ उसकी वजह से भी है। द बिगेस्ट मिस्टेक ये रही है 2020-21 में कि भारत सरकार ने पूरी तरह से मौद्रिक उपायों पर ध्यान दिया, राजकोषीय उपायों पर नहीं। आरबीआई को आगे कर दिया और आरबीआई को बोला कि जो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, इसमें मैक्सिमम तुम्हें ही करना है। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई तो लोन सस्ते करेगा, लोन अवेलेबल करवा देगा, बेसिकली मेकिंग लोन्स चीपर एंड मेकिंग लिक्विडिटी अवेलेबल। आरबीआई कोई खुद होकर पैसा तो नहीं दे सकता ना किसी को, वो काम तो सरकार कर सकती है। वो सरकार ने बहुत ही कम किया। तो उसका क्या नतीजा हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि एमएसएमईज की हालत खराब हो गई। मैं आज इसके ऊपर न्यूज़ भी लाया हूं अलग से। हमारी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो भारत का 40% जीडीपी है और 50% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करती हैं और 90% नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करती हैं। सोचिए एमएसएमईज इतना इंपॉर्टेंट है। 3 फिगर बताए मैंने अभी, तीनों कमेंट में लिखिएगा। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। और इस सबके बावजूद पिछले साल 2020 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छा करती चली गई, यहां तक कि बिना फिस्कल सपोर्ट के। अब रूरल इकोनॉमी ने जब अच्छा किया तो जो करोड़ों रिवर्स माइग्रेंट वर्कर 1000 किलोमीटर पैदल चल के घर पहुंचे, उनको वहां कुछ ना कुछ काम मिल गया। और एग्रीकल्चर का पिछले साल जीवीए ग्रोथ पॉजिटिव रहा। समझ में आया आपको? इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी और अदर सर्विसेज का भी पॉजिटिव रहा, लेकिन पूरे हमारे सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स में केवल यही 2 थे, वो 8 सेक्टर्स में, जो एक्चुअली पॉजिटिव जीवीए ग्रोथ दिखा के गए। 2016-17 से भारत में कृषि का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड रहा है वो एवरेज 4.8% पर एनम रहा है, जबकि भारत की टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ केवल 3.6% रही है। तो अब हर कोई ये सोच रहा है भारत सरकार में कि 2021-22 में रिडक्स हो जाए तो बहुत अच्छा है। रिडक्स का मतलब होता है कृषि इस साल भी पॉजिटिवली ग्रो हो जाए, रूरल इस साल भी हो जाए। लेकिन प्रोफेसर हिमांशु कहते हैं कि ऐसा हो पाना इस साल अब मुश्किल है, क्योंकि 2021-22 में अगर आपको किसी भी क्षेत्र में थोड़ी भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगी तो वो बेस इफेक्ट से होगी, क्योंकि पिछले साल का सारा बेस नेगेटिव में चला गया था। लेकिन वास्तविक ग्रोथ हो पाना बहुत मुश्किल है। ह्यूज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ पैंडेमिक डेथ्स इन रूरल एरियाज हैपेंड। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी मौतें हुई हैं, कई लोगों ने कहा है कि भाई उसमें से आधी रिपोर्ट हुई, कईयों ने कहा उसमें से 1/4 रिपोर्ट हुई, कईयों ने कहा उसमें से 3/4 ही रिपोर्ट हुई। कोई भी ये नहीं बोल रहा है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की सारी रिपोर्ट हो गई या ज़्यादा रिपोर्ट हो गई। ये तो शायद आप भी मानेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हैं तो शेयर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल क्या कहना है। प्यारे दोस्तों, प्रोफेसर हिमांशु कहते हैं कि जिस प्रकार मौतों को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम करके दिखाया गया है हमें, उसी प्रकार से
हमारा इकोनॉमिक आंकड़े भी जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं उसके डिस्ट्रेस को तो इग्नोर ही कर दिया गया है। सेकेंड कोविड वेव ने कई कमाऊ सदस्यों को मार डाला और बहुत से परिवारों को लाखों रुपए मेडिकल केयर पे डालने पड़े। उससे क्या होगा, कई सालों के लिए अब भारत के करोड़ों परिवार इनडेटेड हो चुके हैं। यानी लोकल साहूकार से लाखों रुपए लेके इलाज करवाया और उसमें भी ट्रेजेडी कई बार ये कि घर का कमाऊ सदस्य उसके बाद भी मर गया। राइज इन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एलोकेशन जो है, जिसको मनरेगा भी हम कहते हैं, इस साल सरकार ने पिछले जितना तेजी से बढ़ाया नहीं है। और मई में तो हमने ये इस साल देखा कि पर्सन डेज का क्रिएशन पिछले साल से केवल 65% ही रहा है। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि मनरेगा का सपोर्ट भी नहीं है और जो फ्री फूड ग्रेन दे रहे हैं उसमें दालें इस साल हटा दी गई हैं। रूरल नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस पिछले 2 सालों से 0.9% से डाउन हो गए थे और एग्री वेजेस जो हैं वो स्टैग्नेट हो रहे थे। तो कंज्यूमर डिमांड कम हो गया। कंज्यूमर डिमांड कम होगा क्या क्या मतलब, गांवों में रहने वाले लोग या तो रूरल नॉन फार्म में हैं या रूरल फार्म में हैं, वो दोनों कंज्यूमर्स ही है ना। तो वो या तो उनकी आय सिकुड़ रही है 2 साल से, बहुत कम ग्रो हो रही है, या ग्रो ही नहीं हो रही, तो उनसे डिमांड कम हो गई। अब ये लोग तो करोड़ों 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 में हैं। अब इसमें ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड इज डिक्लाइनिंग से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ी बात है, होलसेल प्राइसेस एग्री कमोडिटीज की, खाद्यान्नों की और सब्जियों की गिर रही हैं। ये इसका सबूत है कि डिमांड कम हो रही है। लेकिन विधि की विडंबना देखिए, ग्लोबल प्राइसेस इन चीजों की हवा में छू एकदम आसमान में जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो बिल्कुल एकदम तेजी से आगे बढ़ गया पिछले 8 महीने में, इनफैक्ट पिछले 6 महीने में। इसका मतलब यह है कि भारत में एक बहुत अजीब सिचुएशन बन गई है। हम जो कुछ आयात कर रहे हैं, जैसे कि दालें हो गई, तिलहन हो गए, ऑयल सीड्स हो गई, ये सब महंगे होते जा रहे हैं। तो कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो आउटपुट प्राइसेस हैं, स्थानीय उत्पादन की कीमत एग्री कमोडिटीज की, वो गिरती चली जा रही है। तो हमारे कमाने वाले कम कमा रहे हैं और हमारे खाने वाले ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो इस इन्फ्लेशन से दिक्कत आएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? सरकार वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पे बढ़ाए, ग्रामीण लोगों तक पहले पहुंचे, फिस्कल सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के जरिए इकोनॉमिक डिमांड को रिवाइव करने के लिए जल्दी जल्दी देना शुरू करे और इन्फ्लेशन से बचने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक सब्सिडीज देना शुरू करे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि हमारा फार्म सेक्टर और हमारा रूरल सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर इस साल ठंडा रह जाएगा, जिससे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी के सेक्टर्स भी ठंडे रहने वाले हैं मोटे मोटे तौर पर। बेस इफेक्ट को अगर हटा दूं तो आया समझ में? तो समराइज कर दीजिए कमेंट थ्रेड में दोस्तों, और रूरल फार्म और नॉन फार्म के बीच का अंतर हमें समझाइएगा। साथियों, ये हमने आपके लिए 4 प्लेलिस्टें तैयार कर दी हैं। क्या आपने ये सारी देखी? एक बार कमेंट थ्रेड में मुझे बताएं। सेशन हमारे सारे के सारे देखिएगा, अपने साथियों को चैनल के साथ जोड़िएगा और हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आज का चौथा एनालिसिस बहुत ही प्यारा है, भारत के विदेशी रिश्ते। तो एस जयशंकर साहब आज फोकस में है। प्रीलिम GS3 और ऐसे के लिए आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा, तो अच्छे से पढ़िए। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, भारत अफ्रीका का क्या रिलेशन प्यारे दोस्तों किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अफ्रीका को अपनी फॉरेन पॉलिसी की प्राथमिकता बना ली और बहुत सारे प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन 2014-15 से पूरे जोश से किया और उसके बाद पैंडेमिक आ गया। पहले तो भारत ने वैक्सीन पूरे जोश में सप्लाई की SII पूना ने, लेकिन उसके बाद 2021 के सेकेंड वेव के बाद हमने पूरी सप्लाई बंद कर दी। अफ्रीका के देश काफ़ी नाराज़ भी हो गए। भारत अफ्रीका का ट्रेड अब स्लो हो गया है। हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अफ्रीका से इस साल 27.7 और 28.2 बिलियन डॉलर्स रहे, और ये 2020-21 जो कि उसके पिछले एक साल से 4.4 और 25% का ड्रॉप है। तो हमारे एक्सपोर्ट 4.4% से गिर गए, हमारे इंपोर्ट 25% से गिर गए। तो टोटल ट्रेड कम हो गया। टोटल ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। हमारा ये जो द्विपक्षीय व्यापार है अफ्रीका के साथ में, वो 2015 में सबसे ऊपर था, एकदम पीक पे था, और आज 2020-21 में वो $15.5 अरब कम हो गया है कंपेयर टू पीक। आ गया समझ में? भारत ने 25 साल में अफ्रीका में 1996 से 2021 तक लगभग $70 बिलियन निवेश किए हैं। वहीं चाइना ने लगभग $212 अरब निवेश किए, हमसे 3 गुना। तो क्या रीजन है कि इतने सारे लोग चाइना, US, EU, अफ्रीका में घुस रहे हैं? उसके ऊपर हम बस 1 मिनट में आएंगे। नाइजीरिया, अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि भारत के टॉप 5 मार्केट फॉर इंडिया कौन से हैं अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, कीनिया, टोगो।
हमारे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं? वो हम करते हैं दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, अंगोला, गिनी। ठीक है, इसको गिनिया गिनिया मत करना, ये गिनी है। टॉप एक्सपोर्ट्स कौन से हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स हैं मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल, फार्मा और व्हीकल्स। और टॉप इंपोर्ट्स कौन से हैं हमारे? मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल, पर्ल्स, प्रेशस एंड सेमी प्रेशस स्टोन। ये सब अब पूरी तरह से ठहर गया है, ग्रो नहीं हो रहा है। दो चीजें नोट करें तो ऑथर हमें कहते हैं कि भाई दो बातें अच्छे से देख लो। पहली बात क्या है? पेंडेमिक ने अफ्रीका के 130 करोड़ लोगों को बहुत बुरी तरह से घेर लिया, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को मैनेज किया, क्योंकि अब उनके वहां कम्युनिटी नेटवर्क्स, एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क्स बहुत मजबूत हैं। और इबोला जैसी महामारियों से लड़ने में उनको 2 बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। दूसरा, अफ्रीका हैज सीन अ ह्यूज रश, इसको कहते हैं द थर्ड स्क्रैम्बल। क्या कहते हैं भैया? द थर्ड स्क्रैम्बल, यानी बहुत तेजी से लोगों का भाग कर आना। तो पहले 2 स्क्रैम्बल कौन से रहे होंगे? बताइए मुझे रिसर्च करके। पिछले 20 सालों में बहुत से देश अफ्रीका में घुस रहे हैं, अफ्रीका के लोगों को पैसा दे रहे हैं, सरकारों को एड दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। बदले में वो चाहते हैं कि अफ्रीका के संसाधन, वहाँ के मिनरल, वहाँ के हाइड्रोकार्बन, वहाँ के ओशनिक रिसोर्स उनको मिल जाए। अब इन दोनों मुद्दों को थोड़ा डिटेल में यहाँ बताया है। पहला, अफ्रीका ने यहाँ के 130 करोड़ लोगों को मारा बुरी तरह से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अफ्रीकाज पैंडेमिक हिट द 130 करोड़ पीपल हार्ड, यानी अफ्रीका में जो कोविड की महामारी आई उसने 130 करोड़ लोगों के ऊपर इस वायरस ने काफी गाज गिराई और 1.5 लाख 2 लाख के आसपास लोग तो मारे गए। हालांकि डेफिनेटली ये बिल्कुल तय मान लीजिए कि अंडर काउंटिंग हुई होगी। इकोनॉमिक्स पत्रिका के हाल के इश्यू में दुनिया भर के देशों में, कॉन्टिनेंट्स में कितनी एक्सेस डेथ्स हुई हैं उस पे से अंडर रिपोर्टिंग का पूरा पैमाना उन्होंने निकाल के कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया था। तो सारे देश नाराज हो गए उस मैगजीन से, पूछो ही मत। तो अफ्रीका में भी काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन अफ्रीका ने कोशिश की खुद को बचाने की। दूसरा, आज यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देश, चाइना, जापान, भारत, सब अफ्रीका के संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी थोड़ी सी ढीली पड़ गई, चाइना ने वहां पर इनरोड्स कर लिया, लेकिन चाइना के वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव अभी नहीं पाए जा रहे हैं। इंडिया हैज हैड टू रीओरिएंट द प्रायोरिटीज। अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये वार्निंग दे रहे हैं यहाँ पे कि देखो पिछले 2 सालों में चाइना के व्यवहार के कारण भारत को अपनी पूरी की पूरी जो अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है, वो अमेरिका, यूके, ईयू और क्वाड की तरफ करना पड़ा है, और इससे अफ्रीका हमारे रडार से बाहर हो गया है। इसीलिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021 में अफ्रीका के पक्ष में बोला, और उन्होंने बोला कि भारत अफ्रीका से इंटीग्रेटेड है, बहुत काम किया हमने अफ्रीकन देशों के साथ। लेकिन अब सच्चाई क्या है? 2015 में दिल्ली में 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुआ था, चौथी वाली अभी तक पेंडिंग है। अब इस बात को तो 6 साल हो गए, तो वर्चुअली कर लें, लेकिन जल्दी से कर लें। पुराने सारे लोन्स और ग्रांट्स खत्म हो गए हैं, रिश्ते एकदम ठंडे पड़ गए हैं, जल्दी से रिश्तों को रिवाइव करें, नहीं तो इसमें चाइना और इनरोड बनाता जाएगा। भारत की जो ताकत है हेल्थ केयर में है, स्पेस रिसर्च में है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, तो इसमें हम अफ्रीका के साथ हाथ मिलाएं। और चाइना से निपटने का एक ही तरीका है कि दूसरे देशों के साथ गठबंधन करके, जैसे यूरोपियन यूनियन, हम अफ्रीका प्लान बनाएं। मजा आया आपको? बहुत प्यारा एडिट था, तो इसकी समरी निकाल दीजिए। और अफ्रीका में जो अलग अलग देश हैं प्यारे दोस्तों, भौगोलिक रूप से अफ्रीका कैसे बटा हुआ है, थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आपके साथ ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा कवरेज क्रिकेट का आया है कि किस प्रकार पूरा का पूरा न्यूजीलैंड की टीम का बैटिंग स्टाइल क्या है, बहुत अच्छा लिखा है। और उसके बाद कोहली जी ने जो कहा कि भैया एक ही टेस्ट से तुमने कैसे पता कर लिया, सही बात है। मैंने आज आपको बोला था एमएसएमईज की हालत ख़राब है। ये एक पैन इंडिया सर्वे हुआ, काफ़ी बड़ा, उसमें ये पता चला है कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस और 40 पार्टनर एसएमबी एसोसिएशंस ने कि भारत की 88% स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को अभी तक किसी भी फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस का 0 फायदा हुआ है। अब ये न्यूज़ आपके और मेरे लिए क्यों मायने रखती है? क्योंकि इसका मतलब करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि किसी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने हमारे प्यारे सोवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया की रेटिंग एक प्राइवेट कंपनी से नीचे कर दी है। जी हाँ, ये एक अप्रत्याशित खबर है, और खबर की साइज देखो तो भारत के इतिहास में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि हमारा सोवरेन देश फिच ने नीचे रेट किया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज को इससे ज्यादा पावरफुल माना है। मतलब रिलायंस की क्रेडिबिलिटी इंडिया से ज्यादा है आज की तारीख में। ये दिल दहला देने वाली खबर है, लेकिन ठीक है, अखबारों में इसका कहीं कोई ज्यादा कवरेज ही नहीं है। रशिया और यूके के बीच में ब्लैक सी में
एक बड़ी मुठभेड़ होते होते बची है और दोनों के अपने अपने राइट टू पैसेज के दावे हैं और उसको लेके दोनों भिड़ गए हैं। ये काफ़ी गंभीर खबर है और रशिया जो है बहुत जिटरी है G7 के बाद। इस साल जो G7 और नेटो का समिट हुआ है उसके बाद से ही रूस के जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल गए इन चीज़ों को लेके। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में सब कुछ बदल रहा है लेकिन हम वहाँ के सभी पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैंने कल ही इसके ऊपर लंबा चौड़ा एडिट कवर किया था। प्रधानमंत्री ने गुपकार गैंग के सदस्यों के साथ मीटिंग की। इन्हीं लोगों को गुपकार गैंग बुलाया गया था कि ये सारे देशद्रोही हैं। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, ये देखिए एक बंद हॉल है, एयर कंडीशन तो हो गई और सारे लोग बिना मास्क हैं। 2-3 लोग हैं काले मास्क पहने हुए, बाकी सब बिना मास्क के हैं। वायरस शायद इतने बड़े लोगों से डरता होगा भैया, हम जैसे लोगों को पहले ही दबोच लेता है, तो हम जैसे निरीह प्राणी 2-2 मास्क लगा के घूमते दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, किसानों का आंदोलन लगातार चलता ही चला जा रहा है और वो कह रहे हैं कि भैया 7 महीने हो चुके हैं और सभी राजभवनों में ये जाएंगे, सेव डेमोक्रेसी डे की बात कर रहे हैं। हमारे कोर्सेज के साथ ज़रूर जुड़िएगा। 6 जुलाई और 8 जुलाई से बहुत प्यारे कोर्सेज आ रहे हैं, जानकारी लीजिए और आज का एनरोल कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब कल भेंट करेंगे आपसे 12वें सत्र में। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मज़ा आ रहा है ना भाई सीरीज में। नमस्कार, जय।